हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील पुष्पा। बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफाइन क्या होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पर प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनको हम बोलते हैं क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें कितनी डिस्कस करनी है बेटा? हमने फर्स्ट नंबर पर लिखा है आरएलबीपी। आरएलबीपी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव ब्लोइंग वेपर प्रेशर। फिर है बेटा ईबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड नंबर पे डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ नंबर पे बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आज हमें डिस्कस करना है और इससे रिलेटेड टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए इसकी डिफाइन से स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिफाइन क्या होती है? अब मेरा आपसे कहना है कि कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें ताकि आप प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलें। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक है ना। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन the properties of a solution that depends on the number of solute particles and not their नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं ये प्रॉपर्टीज। एंड नॉट देयर नेचर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डिफाइन को एक बार रीड कर लेना फटाफट से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर है? डिफाइन मतलब मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पर डिपेंड करें बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। किस पर डिपेंड करनी चाहिए? वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कभी भी नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो मैंने लिख दिया है एंड नॉट देयर नेचर आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट नंबर वाली बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, फर्स्ट नंबर वाली। तो फर्स्ट नंबर है आरएलबीपी। और आरएलबीपी को बोलते हैं बेटा रिलेटिव, फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं उसकी मैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब ये होता क्या है स्टूडेंट? इसको भी एक बार समझ लेते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? when non-volatile solute is added to volatile solvent। क्या बोला मैंने बोला कि जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या? जिसकी वेपर नहीं बन रही हो, तो नॉन वॉलेटाइल उसको बोलते हैं जिसकी वेपर नहीं बने। तो मैंने लिखा हुआ है व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू वॉलेटाइल सॉल्वेंट। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में एडिट किया जाता है तो क्या होता है? इज वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। सॉल्वेंट कितना लिख लिया है? सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर, सेंटेंस कंप्लीट कर लो। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस।
वेपर प्रेशर क्या होता है सर, डिक्रीज हो जाता है। वर्ड को फिर समझें आप। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो क्या बनता है बेटा, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम बनता है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, इसकी तो वेपर बनेगी नहीं, केवल प्योर सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। बात क्लियर है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ स्टूडेंट कि ए और यहाँ लिख रहा हूं मैं बी, तो इसको मैंने बोला वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और ये कैसा है बेटा, लिक्विड है। इसको मैंने बी को बोला नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और ये कैसा है सर, सॉलिड है। ये कैसा है, सॉलिड है। वॉलेटाइल सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो कैसा है, सॉलिड है। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था बेटा राउल्ट लॉ में कि पीटी इक्वल टू क्या होता है, पीटी इक्वल टू होता है पीएस, और पीएस इक्वल टू होता है बेटा पीए के। तो पीए की वैल्यू यहाँ से हमने राउल्ट लॉ में निकालना आपको बताया था कि पीए इक्वल टू होता है बेटा क्या, मैं लाइन खींच लेता हूं उधर, पी ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो पी ए इक्वल टू होता है बेटा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस के एक्स बी, तो पी एक्स ए की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि एक्स ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस के एक्स बी। तो एक्स ए की जगह पर 1 माइनस के एक्स बी रख सकता हूँ, तो पी ए की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी बेटा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और 1 माइनस के बेटा एक्स बी। अब यहाँ क्या करना है कि पी नॉट ए का अंदर मल्टीप्लाई करना है। बात समझ रहे हो ना, कि पी नॉट ए का हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो पी नॉट ए का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमें कैसा दिखेगा कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब पी नॉट ए इंटू एक्स बी को इस साइड लेके आए हम, और पी ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी एस रख लें। यहाँ पर, यहाँ क्या रख लें आप, पी एस रख ले रहे हैं, तो यहाँ पर रख लिया मैंने पी एस, क्योंकि पी टी इक्वल टू पी एस और पी एस इक्वल टू पी ए के इक्वल है बेटा। तो पी ए की जगह मैंने क्या रख लिया, पी एस रख लिया। अब पी नोट ए इंटू एक्स बी को इस साइड लेके आऊंगा तो पी नोट ए माइनस पी एस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो पी नोट ए को इस साइड में लेके आ रहा हूं, ये कहां से आ गया रेड कलर, तो पी नोट ए इंटू एक्स बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जो हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस के। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, यहां से मुझे क्या करना है कि इसको इस साइड लेके आ रहा हूं, तो मुझे कैसा दिखेगा, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, ये इक्वल किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो फाइनली मुझे फॉर्मूला मिल गया। अब एक्स बी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो और बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं जो हमने राउल्ट लॉ में आपको बता दिए हैं। तो इसको हमने क्या बोला है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, सिंबल लिख देता हूं मैं यहाँ पर एक पहले लाइन लिख लो, फिर उसके बाद सिंबल लिखते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। दैट इज क्लियर। तो इसी लाइन को मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं कि आर एल बी पी होता है, आर एल बी पी होता है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इस इक्वेशन से ये लाइन मैंने लिखी है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब यहाँ पर सिंबल और नोट कर लेते हैं, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, इसको बोलते हैं बेटा आर एल बी पी, इसको हमने बोला है आर एल बी पी। और पी नोट ए माइनस पी एस को क्या बोलेंगे,
पी नॉट ए, दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है, पी नॉट ए माइनस पी एस को हम बोलते हैं बेटा लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी आरएलबी के रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको आप नोट कर लो, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, when one mole of non-volatile solute is dissolved in 3 moles of volatile solvent। 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को उन्होंने डिजोल्व किया है 3 मोल्स ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट में। तो मोल गिवन है अपने पास बेटा, सॉल्यूट के कितने मोल है, तो एनबी की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 1 मोल, बात क्लियर है। Na के कितने मोल है बेटा, सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, 3 मोल्स, 3 मोल्स हैं। तो क्या मैं एक्स भी यहाँ से फाइंड नहीं कर सकता, यस कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बी इक्वल टू होता है एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। इससे एक्स बी की वैल्यू फाइंड कर लो, तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 4 आ गया। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का अभी पढ़ा था, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू किसके था बेटा, एक्स बी के, और एक्स बी की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, 1 अपॉन 4, बात क्लियर है ना। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, इस पी नॉट ए की जगह मैं 1 रख दे रहा हूँ, तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन 4। अब 1 अपॉन 4 को इस साइड लेके आ रहा हूँ मैं, और इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो कैसा दिखेगा, 1 माइनस के 1 अपॉन 4 और इनटू इक्वल पी एस अपॉन पी नॉट ए। इतनी बात क्लियर है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मोल निकाल लिए बेटा, बात सही है, पहले मैंने मोल निकाल लिए। अब इसमें से पी एस अपॉन पी नॉट ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको इधर ले आऊंगा, तो कैसा दिखेगा, ये कितना हो गया, 3/4 हो जाएगा ना, 3/4। तो पी एस आंसर आ जाएगा पी नॉट ए, पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू आ जाएगा बेटा, 4 में से 1 को माइनस कर दो, 3/4, ये आंसर आ गया आपका। नोट कर लो फटाफट से, फिर अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर तो बेटा डिक्रीज होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बात क्लियर है ना। तो मैंने यह लिखा हुआ है, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट इट्स, तब उसका क्या होगा, तब उसका क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, दस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, 10 बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। अब हम डिफाइन कर लेते हैं इसको कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन क्या हो सकती है सर। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी डिफाइन नोट करते हैं, द इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफाइन नोट करेंगे मेरे साथ, द इंक्रीजिंग in boiling point when, सही नहीं बना W, the increasing in boiling point when non volatile, क्या लिखा है, when non volatile solute is added to a, when non volatile solute is added to a, किसमें ऐड करना है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करना है, इज एडेड टू ए सॉल्वेंट
is called elevation in boiling point, is called elevation in boiling point। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को सर किससे डिनोट करते हैं, वो भी बात लिख देता हूं। इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा टीवी। और डेल्टा टीवी क्या होता है सर, डेल्टा टीवी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या फॉर्मूला होगा सर, डेल्टा टीवी निकालेंगे कैसे, डेल्टा टीवी इक्वल टू होगा टीवी माइनस के टी नॉट बी। अब टीवी क्या है यहाँ पर टीवी है बीपी ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं बेटा बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बीपी ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे बेटा बीपी ऑफ वाटर, इसको बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी, इसको बोलेंगे बेटा ईबीपी। बात क्लियर है, ईबीपी। तो सभी सिंबल भी मैंने नोट कर दिए हैं। अब चलते हैं आगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन, मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो वहां से एक फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा टीवी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलरिटी के। इसको क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, मोलरिटी नहीं बोल रहे हैं, मोलरिटी बोल रहे हैं। और मोलरिटी के बारे में आपको पता है कि मोलरिटी क्या होती है बेटा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को मैं अगर हटा दूं तो क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा टीवी इक्वल टू बेटा केवी और इनटू स्मॉल एम। केवी यहाँ पर क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलरिटी और इसको बोलेंगे बेटा मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केवी क्या है यहाँ पर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। अब आपने पढ़ा था कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू होता है डब्ल्यू, मतलब मोलरिटी किसे कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पर अगर मैं मोलरिटी की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे नया फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, इस साइड में लिख देता हूँ कि मोलरिटी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, एम इक्वल टू हमने पढ़ा था बेटा डब्ल्यू वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी और इंटू डब्ल्यू ऑफ ए इन किलोग्राम। डब्ल्यू ऑफ ए किस में होता है सर, किलोग्राम में होता है। ये वाली वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला नया मिलेगा मुझे, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ऑफ ए इन किलोग्राम। क्लियर है ना। तो फाइनल फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए मुझे मिल गया है ये वाला, इसको आप नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। सेकेंड थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफाइन लगभग सेम है। वहाँ पर क्या होता था बेटा, बॉइलिंग पॉइंट जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था। यहाँ पर क्या होगा, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, एडिट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता था, यहाँ पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो डिफाइन मेरे साथ नोट करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से। तो मेरे साथ डिफाइन को नोट करें, द डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, द डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मीन समझ में आ रहा है इसका कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्योर सॉल्वेंट है, आपके पास फ्रिज है, फ्रिज में मैंने वाटर को फ्रीज करने के लिए रख दिया और मैंने एक वेसल में वाटर और प्लस शुगर को फ्रीज करने के लिए रख दिया, तो कौन जल्दी फ्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो ना।
जो वाटर और शुगर का मिक्सचर है वो जल्दी से फ्रीज हो जाएगा, और प्योर वाटर है वो देरी से फ्रीज होगा, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पर कि द डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन नॉन volatile solute is added to a volatile solvent. Volatile solvent is called depression and freezing point. डिफाइन भी नोट करते चलेंगे मेरे साथ, इंपॉर्टेंट डिफाइन है ये, इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डेल्टा टी एफ निकालेंगे कैसे सर? डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है टी टू माइनस के टी वन। इस फॉर्मूले से हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा जैसे डेल्टा टीबी होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी के, तो यहाँ पर भी डेल्टा टीएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट किसके? मोलरिटी के। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेल्टा टीएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के, और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटा दूं तो मुझे कैसा दिखेगा? यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा के एफ और इनटू स्मॉल एम। के एफ यहाँ पर क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये डेल्टा टी एफ, तो यह सिंबल लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख दिया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ को बोलेंगे यहाँ पर बेटा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम तो आपको पता ही है कि सर मोलरिटी होती है, वो तो उसमें भी पढ़ा था हमने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में, वो तो कोई नई बात नहीं है यार। तो मोलरिटी की अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो फॉर्मूला एक नया मुझे मिल जाएगा, कौन सा? कि मोलरिटी हमने क्या पढ़ा था? एम इक्वल टू होता है बेटा डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ऑफ ए, और डब्ल्यू ए किस में होता था सर? किलोग्राम में। तुझे एम की वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला मिलेगा मुझे? डेल्टा टी एफ इक्वल टू मिलेगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ऑफ ए। तो मैंने फॉर्मूले को बेटा मॉडिफाई कर दिया इन किलोग्राम। तो यहाँ ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला फॉर्मूला है, बात क्लियर है? न्यूमेरिकल में जब सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए, क्या पूछा जाए सर? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टी बी इक्वल टू बेटा पी नॉट बी और माइनस के डेल्टा टी एफ। यहाँ पर मैं सिंबल भी नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में पूछता है, बच्चे यही गलती कर देते हैं, बच्चे क्या करते हैं? डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल दी, सर आंसर आ गया। अरे ऐसे कैसे आंसर आ गया यार? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा टी एफ तो आपको पता ही है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आप नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है अपनी कौन सी बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले समझेंगे हम ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आपसे मेरा कहना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए आप स्केल साथ में रखें, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें ऑस्मोसिस समझना होगा। किशमिश को जब पानी में डालते हैं तो किशमिश के अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और पानी की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा वो कम होती है। तो क्या होता है कि जो सॉल्वेंट यहाँ बोल रहे हैं वाटर को,
तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन कम है तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो डायग्राम में मैंने बना दिया है, इधर है बेटा प्योर सॉल्वेंट, इधर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, इसकी कंसंट्रेशन कम है प्योर सॉल्वेंट की, और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ये एरो का साइन मैंने लगा रखा है, तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब मेरे साथ इसकी डिफाइन को नोट करेंगे आप कि ऑस्मोसिस क्या होता है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecule, the flow of solvent molecule from lower concentration to higher concentration, lower concentration to higher concentration via semi permeable membrane, semi permeable membrane। ये इसको हमने बोला है बेटा SPM। ये काम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। एक साइड में मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, इसमें मैंने SPM लगा दिया, इस साइड मैंने ले लिया सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो कम थी और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किस साइड से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अब इसको आप नोट कर लो फटाफट से, फिर हम चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। जल्दी से नोट करें। चलिए स्टूडेंट, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। अभी हमने ऑस्मोसिस को बताया था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, उसको हमने बोला था क्या, ऑस्मोसिस। उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगाते हैं उसको बोलते हैं सर क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मेरे साथ ऑस्मोटिक प्रेशर की आप डिफाइन को नोट करेंगे। तो मिनिमम प्रेशर, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं, सॉल्यूशन साइड लगाते हैं मिनिमम प्रेशर, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले डिफाइन को नोट कर लेते हैं। तो द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई, द मिनिमम, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, द मिनिमम प्रेशर विच must be apply, which must be apply to solution side, to solution side to prevent osmosis is called ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको बोला है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को जो डिनोट करते हैं हम वो पाई से करते हैं। बात क्लियर है? तो डिफाइन को आप एक बार रीड कर लो फटाफट से कि मैंने क्या लिख रखा है। मैंने लिखा है कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड में तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे थे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फ्लो करने से रोकने के लिए जितना मिनिमम प्रेशर सॉल्यूशन साइड लगता है उसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट इज क्लियर? तो ये मैंने डायग्राम भी बनाया है बेटा, इस साइड सॉल्यूशन है, इस साइड प्योर सॉल्वेंट है।
तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन साइड क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, उसको हमने क्या बोला, ऑस्मोसिस बोला। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड हमें कुछ मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड नहीं आ पाए। तो जो मिनिमम प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन साइड में उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस बात को और यहाँ पर समझ लेते हैं, और कुछ फॉर्मूला निकलेंगे यहाँ पर, उनको आप नोट करेंगे। तो पाई जो होता है बेटा, जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। बात क्लियर है ना। तो इससे आप फॉर्मूला निकाल लेते हैं बेटा। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, सी टी के। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का अगर मैं साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलेंगे हम आर। तो आर यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम पाई इक्वल टू बेटा सी आर टी। फाइनली फॉर्मूला मुझे मिल चुका है। अगर कोई आयनिक कंपाउंड दे रखा है आपको, अगर कोई आयनिक कंपाउंड दे रखा है तो उसके लिए वन टॉप फैक्टर भी हमें यूज करना पड़ेगा। उसको लास्ट में हम फॉर्मूले को लिखेंगे। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के 4 फॉर्मूलों को हम वन टॉप फैक्टर के फॉर्म में भी लिखने वाले हैं। यहाँ पर सी क्या है सर, यहाँ पर सी है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में यहाँ लेते हैं मोलरिटी। और मोलरिटी आपको पता है क्या होता है, एम इक्वल टू होता है डब्ल्यू पी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बात क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं कंसंट्रेशन की जगह बेटा, सी की जगह, तो मुझे नया फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, पाई इक्वल टू सी की जगह ये वैल्यू पुट करनी है तो डब्ल्यू वी इंटू 1000 इंटू आर टी डिवाइडेड बाई एम बी और इंटू बेटा वॉल्यूम। तो फाइनल फॉर्मूला मुझे ये मिल चुका है। यहाँ पर सिंबल लिख लेते हैं कि क्या क्या सिंबल है। आर है बेटा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन होती है बेटा वो मोलरिटी में होती है। तो यहाँ पर हम कुछ सिंबल यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। पाई बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर में पहले लिख दिया है। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है मास ऑफ सॉल्यूट, इसको बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। एम बी क्या है, एम बी है बेटा यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ना। अब आर क्या है यहाँ पर बेटा, आर है गैस कांस्टेंट, आर है यहाँ पर गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी पुट करनी है, 1 बेटा 12, और 1/12 को हम लिख सकते हैं 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में। ठीक है ना। टी क्या है बेटा, यहाँ पर टी टेम्परेचर है, और टेम्परेचर किस में रखना है बेटा, इन केल्विन में। तो मैंने सिंबल भी लिख दिया यहाँ पर। अब आप इसको नोट कर लो फटाफट से। वी आपको पता ही है, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वी है यहाँ पर बेटा वॉल्यूम। अब इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला एक साथ हम यहाँ पर उनको मॉडिफाई करके लिखने वाले हैं। तो इसको आप पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब फॉर्मूला हम 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कवर कर चुके हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एक साथ सभी फॉर्मूलों को हम लिख लेते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं। इसके बाद जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल का होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमने थ्योरी को कवर किया हुआ है। अब चलते हैं बेटा, कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला ऑफ सीपी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था बेटा RLBP में हमने पढ़ा था P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इक्वल टू क्या पढ़ा था, XV। एक तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टीवी इक्वल टू पढ़ा था बेटा क्या, केवी इंटू स्मॉल एम। क्लियर है। इसी को और वन टॉप फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू, जब कोई आयनिक कंपाउंड दिया हुआ हो तो उसमें आई की वैल्यू को मुझे वन टॉप फैक्टर फाइंड करना होता है। तो टोटल आयन कितने,
डिसोसिएट होने के बाद में कितने टोटल आयन दे रहा है, वही आई की वैल्यू होती है। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू आई इंटू के वी और इंटू स्मॉल एम। थर्ड हमने पढ़ा था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या पढ़ा था, टी एफ इंटू स्मॉल एम। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन टॉप फैक्टर के फॉर्म में भी लिख दे रहे हैं इसको हम, डेल्टा टी वी इक्वल टू आई इन, डेल्टा टी वी नहीं डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। एम तो यहाँ पर वही है, मोलरिटी चल रही है बेटा। फोर्थ हमने पढ़ा था बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल के आया था, पाई इक्वल टू सी आर टी निकल के आया था। और पाई इक्वल टू सी आर टी को हम आयनिक, जब कोई आयनिक कंपाउंड दिया हुआ हो, जब न्यूमेरिकल में कोई आयनिक कंपाउंड दिया हुआ हो तो उसका आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, मुझे डिसोसिएट करना पड़ेगा, कितने आयन दे रहा है वो, तो जितने आयन देगा डिसोसिएट होने के बाद में वो आई की वैल्यू होती है। एक एग्जांपल से बताऊंगा आई की वैल्यू फाइंड करना। तो पाई इक्वल टू में क्या लिखूंगा फिर, आई इंटू सी इंटू आर टी। तो ये फॉर्मूला था बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैंने बोला था अभी कि आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड आई, जैसे मेरे पास क्या है सर, NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है सर NaCl। जब ये इसका आयोनाइजेशन होगा तो किस में ब्रेक होगा, ये Na प्लस में और Cl माइनस में। तो एक आयन सोडियम का मिला, एक आयन सोडियम आयन मिला, एक आयन क्लोराइड आयन मिला मुझे। टोटल आयन कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 + 1 इक्वल टू बेटा 2। मेरे पास क्या है Ca3 PO4 का होल्ड वाइज, इस टाइप का कोई आयनिक कंपाउंड है, तो ये किस में ब्रेक होगा बेटा, 3Ca2 पॉजिटिव और प्लस PO4 2 नेगेटिव। 2 आयन मिले मुझे फॉस्फेट के और 3 आयन मुझे मिले किसके, कैल्शियम के। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसकी यहाँ पर आई की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 3 कैल्शियम के आयन है और फॉस्फेट के आयन कितने हैं, 2। तो 3 + 2 इक्वल टू कितने हो गए, 5। तो ऐसे हम आयनिक कंपाउंड में आई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास लेने के लिए थैंक यू।